डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिभुज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज का संधि विच्छेद किया जाए तो त्रिधन भुज, त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक स्पेशल परिभाषा, जैसे तीन बिंदु ए, बी और सी हों और वे तीनों बिंदु संरेख न हो, असंरेख हों। तो संरेख और असंरेख क्या है? तीन बिंदु अगर संरेख होंगे तो उनको मिलाएंगे तो केवल एक ही रेखा का निर्माण होगा, लेकिन तीन बिंदु जो असंरेख होंगी उनको क्रम से मिला देंगे तो तीन रेखाएं तैयार हो जाएंगे। तो परिभाषा में यहाँ लिखा है, तीन असंरेख बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन असंरेख बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज अथवा ट्रायंगल कहलाती है। ये परिभाषा है। अब त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? त्रिभुज के प्रकार क्या हैं? तो त्रिभुज जो है दो तरह से पता किया जाता है, एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए यहाँ चित्र बना दिया गया है और यहाँ प्रकार भी लिख दिया गया है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। पहला क्या है? न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। तो न्यून कोणीय त्रिभुज में क्या होता है? जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हों। त्रिभुज के अंग कितने होते हैं? त्रिभुज के तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो जो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होंगे, न्यून कोण का मतलब 0 अंश से अधिक और 90 अंश से छोटे होंगे, उस त्रिभुज को न्यून कोणीय या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। समकोणीय त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता हो, उसको समकोणीय त्रिभुज कहते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। किसी एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब दो कोणों का योगफल 180 हो जाएगा तो तीसरा कोण तो 0 अंश हो जाएगा, जो कि असंभव है। अधिकोणीय त्रिभुज में क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिकोण का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, वो अधिक कोण कहलाता है। तो ऐसा अधिक कोण वाला त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। जिस प्रकार एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार एक त्रिभुज में दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते। अब आइए यहाँ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, हमको मालूम है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे तो इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज की जब तीन भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण का योगफल जब 180 अंश होता है तो एक कोण का मान निकालना रहेगा तो 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 अंश आएगा। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के गुण में आता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसके
दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसीलिज ट्रायंगल कहते हैं हम। यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर, फलतः दो कोण भी बराबर हो जाते हैं। अब वो चाहे वो जितने अंश के हों। यहाँ देखेंगे तीसरा प्रकार विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं तीन माप के हों तो वह त्रिभुज विषम बाहु अथवा स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार। इसको आप तैयार करें। बहुतायत मात्रा में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज में एक और गुण है, समकोण त्रिभुज में अगर इस कोण को हम थीटा मानते, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तो यहाँ इस भुजा को आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको कांड कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाता है। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कांड का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं पता हों तो तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इस त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत प्रमुख तौर पर त्रिभुज की सर्वांग समता पर विचार करेंगे। आइए अभी देखते हैं कि दो त्रिभुज किन किन दशाओं में सर्वांग सम होते हैं। तो आइए त्रिभुजों की सर्वांग समता पर विचार करें। सर्वांग सम शब्द क्या है? सर्वांग सम का मतलब सर्व धन अंग धन सम। सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स अंग, सम मीन्स बराबर। सर्वांग सम ये छोटा सा संधि विच्छेद है। तो सर्वांग समता हमको किसकी पढ़नी है? त्रिभुज की सर्वांग समता। वृत्त की सर्वांग समता हो सकती है, चतुर्भुज की सर्वांग समता हो सकती है, कोण की सर्वांग समता हो सकती है और त्रिभुज की सर्वांग समता। तो त्रिभुज के सर्वांग समता में कितने नियम हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से बता दिया जा रहा है और यही याद करना है। चित्र के अनुसार देख करके इसको क्लियर कर लेंगे और इसका प्रयोग आने वाले प्रश्नों में करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि एक त्रिभुज के दो त्रिभुज के जोड़े बनाए, दो त्रिभुज दो त्रिभुज दो त्रिभुज दो त्रिभुज दो त्रिभुज, और यहाँ पर कंडीशन कितना है? एक हो गया, यहाँ दो कंडीशन हो गया, यहाँ तीन कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन हो गया और यह पांचवा कंडीशन हो गया। 5 कंडीशन हमको तैयार करना है और बहुत आसान है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो। तो कहा कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अगर बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये सर्वांग सम का चिन्ह है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा करके फिर ऊपर एक समरूप का चिन्ह जब लगा देंगे तो सर्वांग सम का चिन्ह बन जाता है और इसको कहते हैं यस 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 सर्वांग समता नियम। साइड साइड साइड, अंग्रेजी में साइड 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 बोलते हैं, हिंदी में भुजा 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? यहाँ एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और एक त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत दूसरी भुजा के बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है वो अगर कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। इसे कहते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं
यस ए यस मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। तीसरा क्या है यहाँ, ये देखिएगा त्रिभुज है, यह त्रिभुज की एक भुजा ले ली, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो और इस भुजा पर के दोनों कोण अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर हो और यह कोण इस कोण के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसको कहते हैं ए यस ए सर्वांग समता नियम कहते हैं। एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, तो एक त्रिभुज की एक भुजा और उस पर स्थित दोनों कोण, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उस पर दोनों स्थित कोण अगर बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यहाँ चौथा में नियम में क्या है कि यहाँ देखिएगा एक भुजा हो और ये भुजा इसके बराबर हो और इस भुजा पर का एक कोण इस कोण के बराबर हो। देखिएगा ये तीसरा और चौथा एक ही है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, यहाँ का एक कोण बराबर था तो यहाँ पर भी एक कोण बराबर हो गया। अब ये जो दूसरा कोण है, अगर हमको यह कोण इस कोण के बराबर न मालूम हो, एक तीसरा कोण अगर यह कोण इस कोण के बराबर अगर मालूम हो तो भी यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण ये है कि इस त्रिभुज के यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। एक त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाएं, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो जाए, तो इस त्रिभुज का जो तीसरा कोण है दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के अवश्य बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का फल 180 अंश होता है। अगर ये तीसरा कोण निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाना पड़ेगा और इस त्रिभुज का अगर ये तीसरा कोण ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाना पड़ेगा। तो बराबर बराबर मतलब 180 में से ही इन दोनों का जोड़ घटाया, 180 में से ही इन दोनों जोड़ का कोणों का जोड़ घटाया, तो क्या हो सकता है, कहते हैं बराबर बराबर में से बराबर बराबर ही घटाएंगे तो बराबर बराबर ही शेष बचेगा। बिल्कुल साफ है यहाँ। तो अब एक नियम क्या कहता है, नियम में कहता है अगर एक त्रिभुज का एक कोण एक भुजा मालूम हो इस भुजा के और उस भुजा पर स्थित एक कोण मालूम हो बराबर हो, तो हमको इस भुजा पर के दूसरे कोण को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगर एक अन्यत्र कोण भी बराबर आ गया है तो उस त्रिभुज को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। इसको कहते हैं एएस एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ये हो जाता है। और यहाँ पर पांचवा देखिएगा, पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट तो सब है क्योंकि अगर प्रश्न आ जाएगा और प्रश्न जो है इस पर अगर लागू होने वाला है पांचों में से किसी एक का, तो उसी इंडिविजुअल नियम से वह सर्वांगसम होगा, किसी दूसरे से तो सर्वांगसम होगा नहीं। इसलिए ये जो पांचों नियम है पांचों के पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, किसी की भी वैल्यू कम नहीं है। यहाँ पर क्या है पांचवें में कि एक त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश हो, दूसरे त्रिभुज का भी कोण 90 अंश हो, मतलब समकोण हो, मतलब समकोण त्रिभुज में यह नियम लागू हो जाएगा। ये कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया वो। अब समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण समकोण के तो बराबर होना ही होना है, तभी तो समकोण त्रिभुज है। उसके बाद से कर्ण कर्ण के बराबर हो और कोई एक साइड किसी साइड के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसको कहते हैं RHS। इसको क्या कहते हैं, RHS सर्वांग समता नियम। राइट एंगल हेपोटेनियस साइड समकोण कर्ण भुजा कहते हैं, समकोण कर्ण भुजा कहते हैं। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमको त्रिभुज की सर्वांग समता में बहुत ज्यादा
खोज करने की, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपके सामने यहाँ पर है, बस 5 चीज याद कर लीजिए। यस यस यस, यस ए यस, ए यस ए यस और आर एच एस। बस यस यस यस, यस ए यस, ए यस ए यस और आर एच यस। ये 5 चीज जब तैयार हो जाएंगे तो हमको त्रिभुजों को सर्वांगसम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते हम चित्र के अनुसार, यस 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 है तो चित्र के अनुसार देखें क्या है। यस ए यस है तो क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ए यस ए है तो क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ए यस है तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। आर एच यस है तो आर एच यस, आर एच यस। समकोण कर्ण भुजा बराबर हो त्रिभुज को सर्वांगसम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में त्रिभुज की परिभाषा हो गया, त्रिभुज के प्रकार हो गए और त्रिभुज के सर्वांगसमता के जो नियम हैं वो बता दिए गए। आप कृपया इसका अवलोकन करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आधारित प्रश्नावली पर विचार करेंगे। प्रश्न लिखेंगे, चित्र देखेंगे और चित्र देखने के बाद से हम पता लगा लेंगे कि किस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए इन 5 में से कौन से नियम की जरूरत हमें पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।